सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 में 100 नंबर लाना, वो भी मैथमेटिक्स में, बिल्कुल मुमकिन है। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट ये बातें कहीं सुनी नहीं होंगी, मेरे फीलिंग की भी नहीं होंगी। आज इस सेशन में मैं ये प्रूफ कर दूंगा डेटा की मदद से कि तुम 100 में 100 ला सकते हो। तो भाई कैसे प्रूफ करूंगा और डेटा क्या है, ये तुमको अभी इस सेशन में दिखाता हूं, और तुम फिर खुद विश्वास कर लोगे कि हां सर 100 में 100 लाए जा सकते हैं और मैं वो 100 में 100 ला सकता हूं। तो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर सारे बच्चे कैसे हो, क्या हाल चाल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम। आज मैं आपसे यह बात करने आया हूं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर जो हमेशा दानव बना रहता है। कई लोग तो इसे ऐसा भी कहते हैं कि भाई मैथमेटिक्स का टीचर मतलब यमराज का फूफा है ये, क्योंकि मैथमेटिक्स में लोगों की हालत इतनी टाइट रहती है। तो मैं मैथमेटिक्स कई सालों से पढ़ा रहा हूं। इनफैक्ट जब मैं आपके उम्र में था, 9वीं में, 8वीं 9वीं में, तो मेरी भी मैथमेटिक्स से बहुत हालत टाइट होती थी। लेकिन एक अच्छे टीचर मिले, और एक अच्छा टीचर की क्या कीमत होती है, महत्व क्या होता है, वो मुझे उस वक्त समझ में आया जब उन्होंने मेरी पूरी काया पलट कर दी, मैथमेटिक्स को देखने का नजरिया बदल दिया। तो मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, और मैं उसी वक्त से मैथमेटिक्स के लिए काफी इंक्लाइंड हो गया। जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो मैंने भी सोचा कि मैं टीचर बनूंगा, एंड आई बिकेम अ मैथमेटिक्स टीचर। सालों हो गए मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए, और इन सालों में काफी सारे वीडियोस मैंने बनाए बच्चों के लिए, और इन वीडियोस पे बच्चों ने भी काफी प्यार दिया। सारे वीडियोस लाखों में पहुंचे। बच्चों को 10वीं पढ़ाया, फिर 11वीं पढ़ाया, 12वीं पढ़ाया, और अभी बच्चों को मैं वापस से वो प्यार देने की कोशिश कर रहा हूं। अपने एकेडमिक कंटेंट तो मेरे बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, आप कभी भी सर्च कर सकते हैं। एकेडमिक के साथ साथ अब बच्चों को कुछ ऐसे नॉन एकेडमिक कंटेंट भी देने की जरूरत है जिससे कि उन्हें यह महसूस और भरोसा हो जाए कि इन एकेडमिक कंटेंट से या फिर पढ़ाई कर कर वो भी 100 में 100 ला सकते हैं। कई सारे बच्चे तो ये उम्मीद ही खो बैठे हैं कि उन्हें ये लगना बंद हो गया है कि वो भी कभी किसी एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। कई सारे तो मान चुके हैं कि यार हम तो 60% वाले बच्चे ही हैं, हमें 60% नंबर ही आएगा। पर ऐसा नहीं है, यह गलत है, और आज इस वीडियो में यह प्रूफ कर दूंगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सीबीएसई ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है इसी साल, और वो ऐलान यह है कि सीबीएसई 10वीं के बच्चों के 2 ऑप्शंस उनको दिए जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के, या यूं कह लीजिए कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। तो इसका पूरा का पूरा रूल ये कहता है, ये पूरा रूल मैंने यहां डाल दिया है, कि बच्चों को साल में 2 बार एग्जामिनेशन का मौका दिया जाएगा, एक बार फरवरी में और दूसरी बार मई में। लेकिन फरवरी में जो एग्जामिनेशन होगा, जो पहली बार बोर्ड एग्जाम होगा, वो हर एक बच्चे के लिए मैंडेटरी होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहला वाला आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें तो आप दूसरे वाले दे दीजिए। पहला वाला एग्जाम हर बच्चे को देना मैंडेटरी है। अब जब बच्चा पहला वाला एग्जाम दे देगा तो दूसरे वाले एग्जामिनेशन में वापस से 5 पेपर 6 पेपर जितने हैं वो सारे होंगे, परंतु बच्चे को ये दूसरा वाला एग्जाम में सिर्फ मैक्सिमम 3 पेपर देने की इजाजत होगी। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आप गए, आपने फरवरी के टाइम पे जब आपका एग्जाम है तो आपने साइंस का पेपर दिया, आपने मैथ का पेपर दिया, आपने इंग्लिश का पेपर दिया और सोशल साइंस का पेपर दिया, और इस सोशल साइंस के साथ आपने कुछ एक और सब्जेक्ट रखा है, जैसे संस्कृत रखा है या शायद हिंदी रखा है, या कोई तो एक और पेपर रखा है, मान लेते हैं हिंदी रखा है। अब ये 5 सब्जेक्ट में पेपर में आपने इसका एग्जाम दिया, तो अब होगा क्या कि मई के महीने में वापस से जब एग्जामिनेशन होगा तो आप ये पांचों एग्जाम में पेपर्स में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आप इन 5 में से किसी 3 पेपर में एग्जामिनेशन दे पाएंगे, और ये इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के तौर पे भी आप मान सकते हैं। मतलब इन 5 में से जिनमें 2 में सबसे अच्छे नंबर आए हैं, आप उनको एज इट इज रहने दीजिए। बचे हुए जो 3 हैं जिनमें आपको लगता है कि और अच्छा नंबर आ सकता है, उन 3 का आप इंप्रूवमेंट दीजिए। अब जब आप ये एग्जाम देंगे मई वाला, तो इसमें ऑप्शन ये रहता है कि आपके इन 3 पेपर में अगर अच्छे नंबर आए हैं तो इन 3 का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने ओरिजिनली अच्छा जो दिया, जो पहली बार दिया था, उसी में अच्छे नंबर आ गए तो आपके वही मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा और नए वाले को नहीं लिया जाएगा। तो दोनों का जो बेस्ट ऑफ 2 होगा उस मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। समझ गए? तो ये है नया रूल जो सीबीएसई ने लागू किया है। क्लियर बात? अब आप अगर दिसंबर के महीने में इस वीडियो को देख रहे हैं तो फरवरी का जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो मोटा मोटी 2 महीने के आसपास आपका समय बचा है। अब सबसे पहली बात तो ये बात मानना और विश्वास करना कि भाई 2 महीने में भी मुमकिन है क्या? तो हाँ, 2 महीने में मुमकिन है। कैसे, वो समझने वाली बात है।
तो आपके पास 2 महीना यहां पर होगा, और भगवान ना करे अगर कुछ गड़बड़ हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो आपके पास 2 महीना और है अपने 3 पेपर्स को सुधारने के लिए। और देखिए ऐसा नहीं होगा, आयतः नहीं होता है कि बच्चा पांचों के पांचों पेपर में बहुत ही खराब है, और अगर पांचों के पांचों पेपर में बहुत खराब है तो बचे हुए 2 महीना और लेकर भी वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको ये मौका मिल जाएगा कि आपका जो पेपर कमजोर है, जनरली बच्चों का मैथ, साइंस, सोशल साइंस कुछ ऐसा कमजोर रहता है, तो उस पेपर को आप और बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो आपका जो अभी फरवरी वाला एग्जाम है उसके डेट्स निकल चुके हैं। डेट्स है भैया 17 फरवरी 2026 को आपका मैथमेटिक्स है, सबसे पहला ही पेपर है। मैं उसमें आपकी पूरी मदद भी करूंगा, पढ़ाऊंगा भी इसी चैनल पर। तो आप, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको मैथमेटिक्स आम तरीके से नहीं पढ़ाने वाला। देखो आम तरीके से तो सबको पढ़ाता है कि हाँ बेटा ये रियल नंबर है, या पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, फलाना है, ढिमकाना है। मैं आपको छोटे सेशंस दूंगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, दैट्स इट। और उस 1 घंटे के सेशन में आपको, आप जब उस सेशन से निकलोगे तो आपको 100% भरोसा हो चुका होगा कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और आप इस चैप्टर में जहां से भी सवाल पूछ दिया जाए आप बना दोगे। ये कॉन्फिडेंस दिलाना मेरी खूबी है और खास बात है। इनफैक्ट इसी बात का मैंने चैलेंज भी लिया है। तो आपको जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ये 17 फरवरी के एग्जामिनेशन के लिए जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, तो वो बाकी दुनिया के मैथमेटिक्स से बहुत अलग होने वाला है। तो इसीलिए आप चैनल भी सब्सक्राइब रखिएगा, जरूरी है। चलिए, तो मैथमेटिक्स पहला पेपर है, फिर दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का होगा 21 तारीख को, 25 तारीख को साइंस होगा, फिर 2 तारीख को हिंदी है, और 7 तारीख को आपका सोशल साइंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आंकड़े आप थोड़ा देखिए, और इन आंकड़ों को देखकर महसूस कीजिए कि आपको यहां तक पहुंचना इतना कठिन नहीं है। क्यों कह रहा हूं? जैसे 90% से ज्यादा लाने वाले जो बच्चे हैं, मतलब आपका 500 नंबर का पेपर होता है, 500 में से 450 या उससे अधिक लाने वाले बच्चों की संख्या 2025 में 2 लाख बच्चे हैं। पूरे भारत में 2 लाख ऐसे बच्चे हैं। 1-2 बच्चे की बात नहीं, 10,000 बच्चे की बात नहीं, 2 लाख बच्चे हैं। एक बात सोचो, क्या 2 लाख बच्चों में एक बच्चा तुम नहीं हो सकते हो? मेरे को तो लगता है हर हाल में हो सकते हो। क्यों नहीं हो सकते हो? इट इज जस्ट लाइक जैसे सीबीएसई के 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन में करीबन 20 लाख 25 लाख के आसपास बच्चा बैठता, मान लेते हैं 20 लाख। तो आप ये समझो कि 2 लाख बच्चा इस एग्जाम में 90% से ज्यादा ला रहा है, और 20 लाख बच्चा बैठा है। 20 लाख बच्चा बैठा है, इसका मतलब 1/10 होगा। अगर काटा पीटी करें 1/10 मतलब 10 बच्चों में से एक बच्चा आप, तो आपका 10 में से एक, मतलब अगर 100 बच्चों की क्लास है तो रैंक 10। इतना भी कठिन नहीं है यार, मतलब देखा जाए तो इतना भी ज्यादा कठिन नहीं है कि आप 2 लाख में से एक सीट ना ले पाओ। अरे 2 लाख बच्चों में एक सीट तो मिल ही जाएगी। हाँ, 95% में आना है वो कठिन है, क्योंकि वहां पे मात्र 45,000 45,000 बच्चा बैठा है, और हर साल मोटा मोटी डेटा ऐसा ही रहता है। कोविड के टाइम को देख लो तो 2 लाख 2.5 लाख, उस वक्त तो भैया एग्जाम भी कई बार मतलब एक साल तो एग्जाम भी कैंसिल हो गया था। लेकिन उसके बाद से 1,95,000, 2 लाख, 12,000, 2 लाख, इसी के आसपास आंकड़ा रहा है। और आपका टारगेट है कि भैया 2 लाख बच्चों में तो आना ही है। हाँ, अगर और अच्छी मेहनत कर लिए तो तुम 45,000 में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो पहला चीज तो मैं आपको ये महसूस कराना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस 2 लाख में आना तो बहुत मुमकिन है, बहुत ज्यादा मुमकिन। ठीक है, अब तो भाई कैसे 95%? तो देखो ऐसा करते हैं कि टारगेट हम लोग 95 का लेते हैं, क्योंकि यहां का टारगेट लेंगे तो यहां फॉर श्योर पहुंचेंगे। और ये मैं यही तुमको बता भी रहा हूं कि यहां पहुंचना बहुत आसान है। तो चलो टारगेट करते हैं 95% का, कि 95 तक कैसे पहुंचना है। अब 95 तक पहुंचना है तो देखो इसके लिए सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है? तो अधिकांश नहीं, शायद 90% से ज्यादा बच्चों की दुविधा होती है मैथमेटिक्स। शुड आई प्रिपेयर फॉर मैथ्स? माई मोरल इज डाउन। I am weak in maths and I am in class 10. What can I do to improve my subject? I hate maths. My math exam went horrible and the rest were well. Struggling with mathematics. चारों तरफ यही बात है कि भाई मैथमेटिक्स से लोगों की हालत टाइट रहती है। तो भाई सबसे बड़ा दानव अगर पूरी दुनिया के लिए मैथमेटिक्स है, तो भाई सबसे पहले इसी को टैकल कर लेना चाहिए। और मैं मैथमेटिक्स का टीचर भी हूं। तो मैथमेटिक्स देखो क्यों कठिन होता है। तो मैथमेटिक्स इज बेसिकली नॉट अबाउट नंबर्स एंड इक्वेशंस। सिर्फ इतना ही रहता तो बहुत सिंपल रहता। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी चीज है अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप सोशल साइंस में, साइंस में अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट एज इट इज एग्जाम में लिख देना है। अगर आपको समझ आए नहीं आए, कई बार बच्चा रट के लिख देता है, पर ये जो कई बार है ना, ये एक भी बार मैथमेटिक्स में नहीं हो सकता। आप कभी कोई चीज रट के लिख ही नहीं सकते अनटिल अनलेस आप उसको समझ ना जाए। मतलब अगर मैंने आपको सिखाया कि भैया 2 इंटू 3 6 होगा, तो एग्जाम में कभी 2 इंटू 3 नहीं पूछेगा। हो सकता है वो हमेशा 4 इंटू 2 ही पूछे, ताकि वो ये समझे कि आपको एक्चुअली में मल्टीप्लीकेशन आया कि नहीं। और एग्जाम में या मैथमेटिक्स की जो कह लो, वो ये यही
खास बात है। अब तो भैया मैथमेटिक्स में दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और दूसरा होता है क्वेश्चन सॉल्विंग। और बच्चा यहां दोनों जगह स्ट्रगल करता है, क्योंकि पहला तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आसानी से नहीं आती, क्योंकि सारी बातें एक्स वाई में होती है। अब मैं लिखा 2x + 3y = 6, अब बच्चा सोच रहा है क्यों लिखे हो आप, क्या जरूरत है इसका। मतलब फिजिक्स में तो मैं अगर कहूं कि बेटा आप ना एक मैग्नेट को लो और एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास ले जाओ और ये रिपेल करेगा और फलाना ढमकाना, बच्चा सोचेगा हाँ सही बात है, मैं भी मैग्नेट को लेके गया था। अगर मैं आपके सामने एक प्लेन मिरर बनाऊं, मैं बोलूं कि देखो मिरर में जब तुम खड़े होते हो तो तुम्हारा इमेज इधर दिखता है, बच्चा थोड़ा इमेजिन करेगा। पर 2x + 3y को बेटा जब तुम देखोगे तो तुमको 6 दिखेगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कभी किसी को नहीं दिखेगा, इमेजिन नहीं हो पाता। तो पहला कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना मुश्किल है, और अगर जो ये बन भी जाए तो सवाल सॉल्व करना वो अलग टेढ़ी खीर है। तो ये है समस्याएं मैथमेटिक्स की। आई गेस तुम भी मान रहे होगे इस बात को कि हाँ सर समस्या तो ये वाली है। अब बात करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो जो भी समस्या है ना, समस्या का समाधान उसी के आसपास छुपा रहता है। जैसे ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान ये है नॉलेज। नॉलेज मतलब पहला तो तुम ये समझो कि इस मैथमेटिक्स के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न ये है कि आपसे एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग, मतलब असर्शन रीजनिंग में भी 4 ऑप्शन होते हैं, तो मोटा मोटी तुम मानो कि एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन एक सही जवाब, ऐसे कुल मिलाकर आपके 20 सवाल आते हैं एक एक नंबर के, और ये 20 सवाल आसान होते हैं। विश्वास मानो मैं लिखित कोरे कागज पे दे सकता हूं कि ये सवाल आसान होते हैं। तो ये पहला चीज आ गया, आपसे 20 एमसीक्यू या 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक। दूसरा है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो बहुत ही छोटे, मतलब एक लाइन में या 2 लाइन में आंसर दिए जा सकते हैं। ऐसे सवाल 5 आते हैं, 2-2 नंबर के, ये 10 नंबर। अब मैं यहां पर बिना ये जाने कि तुम किस लेवल के हो, इस बात की गारंटी तो दे सकता हूं कि हर एक बच्चा, वापस से बोल रहा हूं, हर एक बच्चा ये 2 नंबर तो पूरे पूरे ला सकता है बिना डाउट के। 20 और 10 30, मतलब पास तो तुम गारंटी से हो रहे हो। शायद मेरे क्लास में एक भी बच्चा फेल नहीं करेगा, पक्की बात बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर 2 इसे कहा जाता है। ये 3 नंबर का एक सवाल होता है, यहां पर 6 सवाल होते हैं। देखो ये वो जगह है जहां पर पहली बार आपको प्रूव करने के सवाल दिए जाते हैं, या फिर ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिसमें थोड़े स्टेप ज्यादा होते हैं, 4 लाइन 5 लाइन, एक फॉर्मूला 2 फॉर्मूला, ऐसी वाली चीजें। तो यहां पर बच्चा कई बार जब उसका प्रैक्टिस अच्छा नहीं है या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो यहां अटकता है, और यहां पर एक अच्छे टीचर की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप, ये है 4 सवाल और ये 5-5 नंबर के सवाल होते हैं। यहां पर बच्चों की हालत बहुत टाइट रहती है, क्योंकि इसमें जो प्रूफ करने वाले सवाल होंगे वो भी बहुत लंबे होते हैं, जो सॉल्व करने वाले सवाल होते हैं वो भी बहुत लंबे होते हैं। आयतः यहां पर सरफेस एरिया वॉल्यूम का बहुत सवाल दिखता है, क्योंकि उसमें बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। अब बच्चा इससे इतना डरता है कि इसके मार्क्स यहां पर हमेशा मेजॉरिटी बच्चों के कटते हैं। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप बुद्धिमत्ता से काम करोगे तो यहां वाले मार्क्स आपके कभी नहीं कटेंगे, और अभी वो बुद्धिमत्ता मैं दिखाऊंगा भी आगे। चलो अभी इसी सेशन में बताऊंगा कि ये वाले मार्क्स तुम्हारे हमेशा कैसे बचेंगे। उसके बाद फिर आता है केस स्टडी बेस्ड। अब ये केस स्टडी बेस्ड 3 सवाल आएंगे और ये 4 नंबर के होते हैं। ये इजी सवाल नहीं होते हैं, इनके लिए मैं लिखूंगा कि ये सुपर इजी सवाल होते हैं। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ये इजी नहीं बल्कि सुपर इजी सवाल होते हैं। क्यों? इनमें क्या होता है, इनमें एक पैराग्राफ दिया रहता है, वो पैराग्राफ बहुत आसान सा होता है, उस पैराग्राफ के बेसिस पे सवाल होते हैं। तो पैराग्राफ जो होता है ना, वो बेसिकली बस एक कहानी इनको जोड़नी रहती है। सवाल तो वही आपके चैप्टर्स के आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आएंगे, वैसे ही आएंगे, और वो सिंपल सिंपल वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 4 सवाल होते हैं ना, ये 4 मार्क्स का जो सवाल है ना, ये 4 मार्क्स का एक सवाल नहीं है, इस 4 मार्क्स के सवाल में 4 सवाल छुपे होते हैं। तो एक एक नंबर का एक एक सवाल है, तो मतलब आप समझो एक नंबर का कितना बड़ा सवाल देगा, छोटा ही तो सवाल देगा ना यार, वो छोटा सा सवाल दिया रहता है। तो आप कभी भी केस बेस्ड क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आपको महसूस होगा कि यार ये सारे सवाल तो बड़े आराम से बन गए। तो यहां से 3 × 4 3 सवाल होंगे, 3 × 4 12 नंबर। इस 12 नंबर की भी मैं गारंटी देता हूं कि हर एक बच्चा, मेरे क्लास का हर एक बच्चा, ये 12 नंबर के सवाल तो फॉर श्योर बनाएगा। मतलब जो भी बच्चा मेरे सेशन को देख रहा है या फिर मेरे साथ चल रहा है अपने फरवरी के बोर्ड एग्जामिनेशन तक, वो 20 10 30 और 12 42 नंबर 42 मार्क्स फॉर श्योर 80 में लेकर आएगा। ये मैं तब कह रहा हूं जब मैं किसी बच्चे पे मत नहीं ध्यान दूं, मैं कोई कठिन वाली चीज उसको नहीं पढ़ाऊं, वो बच्चा भी नहीं ध्यान दे, सब छोड़ दे, बहुत ही एवरेज बिलो एवरेज बच्चा अगर कोई हो,
तो 42 नंबर तो गारंटी से लेकर आएगा, गारंटी से लेकर आएगा, ऐसी बात बोल रहा हूं मैं। मेरी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है? अब बचा हुआ जो 18 और 20 नंबर है, ये मेरी काबिलियत, अगर मैं काबिल होऊंगा तो मैं हर बच्चे को दिलाऊंगा, मैं काबिल नहीं होऊंगा तो एज अ टीचर ही फेल हूं मैं। मतलब भाई अगर मैं तुमको ये 18 और 20 नंबर नहीं दिला पाया, बचा हुआ 80 में 80 नहीं करा पाया, फिर मैं टीचर किस काम का? फिर तो कोई कोई काम का टीचर नहीं। तो वो मेरी काबिलियत है कि वो ये वाले नंबर मैं तुमको दिलाऊंगा। अब कैसे दिलाऊंगा? देखो ऐसे तो मुझे कह देना चाहिए कि बेटा मैं टीचर हूं, मैं करा दूंगा, तुम भरोसा रखो। लेकिन मैं मान रहा हूं कि शायद तुमको मुझ पर भरोसा नहीं हो, क्योंकि देखो मैं टीचर हूं, मुझे पता है मेरी काबिलियत क्या है, बट तुम्हें भी तो पता नहीं है ना कि मेरी काबिलियत क्या है। मेरे शब्दों पे खाली भरोसा कर लो, अभी वो वक्त हमने साथ बिताया नहीं, वो भरोसा मैंने शायद तुम्हारा जीता नहीं, तो अभी तुम मुझे मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए। तो मैं तुमको बताता हूं कि एक्चुअली में मैं क्या करूंगा, या फिर मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूं कि 80 नंबर तुम्हारे होंगे। ध्यान से देखो बेटा, ये है आपका मार्किंग स्कीम, ये तो आपको भी पता होगा, ये आपके ब्लूप्रिंट में, आपको किताबों में भी दिख जाता होगा, टीचर ने भी बताया होगा। नंबर सिस्टम से 6 नंबर के सवाल आएंगे, अलजेब्रा से 20, कोऑर्डिनेट से 6, ज्योमेट्री से 15, ट्रिग्नोमेट्री से 12, मेंसुरेशन से 10 और प्रोबेबिलिटी स्टैट से 11। सबसे साफ दिख रहा है कि अलजेब्रा सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला है, परंतु अलजेब्रा सबसे ज्यादा हाईएस्ट, मतलब अलजेब्रा पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? अभी आगे बताऊंगा। तो 80 नंबर का पूरा पेपर। अब यहां तक की बातें तो सब जानते हैं। कौन सी बात जो सब नहीं जानते या तुम भी नहीं जानते होगे, वो है ये। ध्यान से देखना, ये तुम्हारी आंखें खोलेंगी और इसी की मदद से मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं तुम्हारा बहुत कुछ करा सकता हूं। देखो साल 2024 और 25 का मैंने डेटा लिया, रियल नंबर्स, रियल नंबर से एक नंबर का जो सवाल है, 2 सवाल आया था 2024 में, 2025 में 3 सवाल। हर साल मोटा मोटी, मैंने पीछे सालों के भी देखे, यहां पे सारे साल लिख नहीं पाया क्योंकि जगह नहीं था। हर साल रियल नंबर से 2-3 नंबर का सवाल एमसीक्यू में आता ही आता है। मतलब एक बात पक्की है, एमसीक्यू मैंने आपको बताया था आसान वाले होते हैं, तो इससे आपको आसान सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि 2n नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इवन नंबर, ऑड नंबर, फैक्टर्स, इंटीजर्स, तो 2n, 2 लगा हुआ है मतलब हमेशा इवन नंबर होगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल जिसको आप तुरंत सोच के आंसर दे सकते हो, और वो कॉमन सेंस के लिए हम लोग काफी सवाल प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा कि कैसे होगा, ठीक। अब लेकिन इसी एमसीक्यू में फिर पॉलिनोमियल्स के भी हैं, तो पॉलिनोमियल्स के बड़े सिंपल सिंपल आते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू 2 होगी, -2 होगी, या 2 -2 दोनों होगी। अब ये कॉन्सेप्ट चेकिंग है कि आपको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 में समझ आता है क्या कि एक्स की वैल्यू 2 और -2 दोनों होगी। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल पॉलिनोमियल में, लेकिन इससे फिक्स्ड है एक ही सवाल आएगा, हर साल एक ही आता है, हर साल एक ही आता है, ठीक है। ये भी हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हर साल फिक्स्ड है एक ही सवाल। तो देखो ये जो सारे चैप्टर्स मैं दिखा रहा हूं, ये वो चैप्टर्स होंगे जिनसे सिंपल सवाल आएंगे और आप उसको आसानी से बना भी लोगे, क्योंकि उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक सवाल, वैसा ही वाला जो मैंने अभी आपको बताया कि मान लेते हैं, या पूछेगा सम ऑफ रूट्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बीटा है। अब बोलेगा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो -5 डिवाइड माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 1, सम ऑफ रूट्स 5 आएगा। तो देखेगा, चेक करेगा कि आपको आता है कि नहीं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी एक नंबर का सवाल नहीं, ये सिंपल कोई सवाल इसमें एक नंबर वाला नहीं पूछ रहा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 सवाल है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आसान आसान पूछेगा। ट्रायंगल से 3 सवाल और 2 सवाल, मतलब आपको एक सबसे सिंपल सवाल आता है इसमें, बीपीटी हर साल पूछता है। बीपीटी का एक सिंपल सा फिगर दे देगा, 2 ट्रायंगल्स के दोनों साइड, जैसे ये ट्रायंगल है तो यहां पर एक लाइन खींच दिया, इसका लेंथ दे दिया, इसका लेंथ दे दिया, इसका पूछ लिया और इसका दे दिया, तो 3 नोन एक अननोन। ये सिंपल सा सवाल हर साल मोटा मोटी पूछते हैं। तो बीपीटी हो गया, ये आपसे पूछेगा। अब इसमें क्या क्या पूछेगा ये मैं आपको बता दूंगा। अब ध्यान दीजिए, रियल नंबर पे आप जैसे ही आगे आएंगे, आपको दिखेगा 2 नंबर का सवाल यहां से आया ही नहीं है। 2 नंबर का नहीं आया तो क्या आया भाई? फिर 3 नंबर पे आते हैं, तो हर साल 3 नंबर का एक सवाल आया है, हर साल 3 नंबर का एक सवाल आता ही आता है। अब ना ही 5 नंबर का कोई सवाल आता है, ना ही 4 नंबर का। बेटा अब जैसे ही तुम ये बात समझोगे, तो तुमको एक बात क्लियर होगा दिमाग में कि यार अच्छा, रियल नंबर से 3 नंबर का क्या सवाल पूछ सकता है। मैं बताता हूं, टीचर हूं, हर साल देखता हूं पेपर। 3 नंबर से हर साल रियल नंबर में एक सवाल आता है, प्रूफ दैट दिस नंबर इज इररेशनल। अब इसके फॉर्मेट हर साल बदले होते हैं, जैसे प्रूफ दैट √2 इज इररेशनल, हाँ ये एक सवाल बनता है। शो दैट इफ √2 इज इररेशनल देन 3 into √2 विल बी इररेशनल। या फिर ये सवाल पूछेगा कि आप बताइए कि जो नंबर है उसका डेसिमल फॉर्मेट p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है,
कोई डेसिमल नंबर उसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखकर दिखाइए। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल जिसके 3 4 5 लाइन में आंसर आ जाए, वैसे टाइप के सवाल यहां पूछेगा। अब अगर जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो मैं रियल नंबर अगर आपको पढ़ाऊंगा तो मैं रियल नंबर में कभी भी आपको ऐसे सवाल नहीं कराऊंगा जो 4 से 5 नंबर में चले जाए, मतलब इतने लंबे उनके सोल्यूशंस हो। जैसे इसमें कुछ लंबे सोल्यूशन वाले भी हैं, वो मैं आपको कभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो सवाल ही कभी नहीं पूछ रहा। तो मैं आपको सबसे सिंपल तो एमसीक्यू करा दूंगा जो बहुत आसान होंगे, और उसके बाद सिर्फ एक सवाल आने है 3 नंबर का, तो 3 नंबर के क्या क्या टाइप बन सकते हैं उसका पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा। अब अगर ये प्रैक्टिस तुमने कर ली तो एक बात बताओ, क्या ये गारंटी नहीं हो जाएगा कि रियल नंबर का जैसा भी सवाल आएगा, क्योंकि जितने सवाल आते हैं 8-10 टाइप के सवाल है मैक्स टू में, 8-10 भी नहीं, 6 टाइप के सवाल है। वो 6 टाइप के सवाल अगर तुमने कर लिए तो वही 6 टाइप के सवाल तो हर साल एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर का ही सवाल पूछना है, ये ब्लूप्रिंट दिखा रहा है अपने को। तो वो सवाल अगर तुमने कर दिए तो रियल नंबर का सवाल नहीं छूटा। अब यही सेम काम 3 नंबर वाले में पॉलिनोमियल्स में भी हो रहा है। पॉलिनोमियल में भी एक सवाल ही पूछेगा और वो 3 नंबर का ही पूछेगा। तो 3 नंबर में क्या क्या पूछ सकता है वो सारा टाइप मैं तुमको करा दूंगा, हो जाएगा तुम्हारा पॉलिनोमियल भी डन। समझ पा रहे हो? क्या जरूरी है कि पॉलिनोमियल में मैं तुमको डिवीजन वाले सवाल कराऊं और फलाना ढिमकाना कराऊं और ए और बी अननोन क्वांटिटी कराऊं? नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लंबे सवाल है, वो 5 नंबर के सवाल है, कभी नहीं पूछाएगा। समझ पा रहे हो? बेटा डेटा हैज अ लॉट ऑफ पावर। इस डेटा के साथ जब मैं तुम्हारी तैयारी कराऊंगा तब तुमको महसूस होगा कि सर ये तो एकदम हलवा है, क्योंकि पॉलिनोमियल में, रियल नंबर में, सारे चैप्टर्स में इतना सिलेबस है कि पढ़ने बैठो तो उससे 5 नंबर के सवाल भी बहुत निकलेंगे, 4 के भी निकलेंगे, 3 के भी निकलेंगे, 2 के भी निकलेंगे, 1 के भी निकलेंगे। आपको क्या पढ़ना है? तो आपका ये रिसर्च, मेरा डेटा वाला ये कह रहा है कि भाई बच्चे को पॉलिनोमियल्स में कभी भी बहुत लंबे सवाल मत कराइए, क्योंकि उसके सवाल आने ही है 3 नंबर के। क्यों कराइएगा उसको आप उसको लंबे सवाल? नीचे आ जाइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 3 नंबर का सवाल कभी आया कभी नहीं आया, पर 2 नंबर का सवाल गारंटीड हर साल आया है। तो 2 नंबर में क्या पूछ सकता है? कभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पूछेगा, कभी वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा, नहीं पूछेगा। वर्ड प्रॉब्लम 2 नंबर में बनेगा ही नहीं, तो मैं क्यों कराऊं बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम के सवाल? नहीं कराऊंगा। मैं उसको सिंपल सवाल कराऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का, वो 2 नंबर का सवाल बनता है, वो उसका आएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो बेटा इसी डेटा की मदद से और इसी डेटा के पावर से मैं तुमको गारंटी लेके बोलता हूं, छाती ठोक के, कि तुम्हारा नंबर आएगा, पक्के से आएगा, और इतने ही 2 ही महीने के अंदर आएगा। पक्की बात है। तुम कहीं से भी पढ़े हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं आज मुक्त कंठ से, इस चैनल पर है, ये वीडियो है, लाइव हूं मैं मुक्त कंठ से ये बात कह रहा हूं कि तुम कहीं से भी पढ़े हुए हो, तुमको आता हो कि नहीं आता हो, मैं गारंटी ले सकता हूं कि तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। पक्की बात है, पक्की बात बोल रहा हूं, और वो इस बेसिस पे बोल रहा हूं, मैं तुमको एग्जैक्टली वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, 5 नंबर का सवाल देखो, सिर्फ यहीं से आ रहा है, सिर्फ यहीं से हर साल आ रहा है। कहां से आ रहा है भाई? कौन चैप्टर है ये? 5 नंबर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 नंबर का क्या बन सकता है यार? कुछ नहीं बन सकता, सिर्फ एक चीज बन सकता है, वर्ड प्रॉब्लम। और इसीलिए सीबीएसई ने बहुत चतुराई से खेला था कि पहले कुछ साल पहले उसने बोला था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम इज नो मोर सिलेबस। पर ऐसा नहीं है, नो मोर सिलेबस यहां नहीं है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम बहुत तीखे तीखे पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक में। तो एक बात बताओ, मैं क्वाड्रेटिक में क्यों तुमको छोटे छोटे सवाल कराऊंगा? नन्हे मुन्ने आते ही नहीं है। 1 नंबर का सवाल आएगा और उसके बाद सीधा 5 नंबर का सवाल आएगा। मैं तुमको सारे वर्ड प्रॉब्लम और सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम जो 2-2 पन्ने में बनते हैं उनका अगर प्रैक्टिस करा दूंगा तो क्या तुम्हारा क्वाड्रेटिक का एक भी सवाल छूटेगा? नहीं छूटेगा, छूट ही नहीं सकता। ये है डेटा और ये है रिसर्च। समझ रहे हो? इसीलिए कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं कि तुम्हारा हर हाल में बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छा का मतलब 90% से ऊपर। अच्छा का मतलब 90% से ऊपर। देखो 2-4 नंबर इधर उधर तुम कर दो, सिली मिस्टेक कर दो, वो अलग बात है, पर 5 नंबर में सिली मिस्टेक नहीं होता। अगर स्टेप मार्किंग भी हुई तो तुमको 3.5-4 नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे। क्लियर हो? समझ गए सारे? इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट हूं। आखिरी में ट्रायंगल्स आता है, हर साल ट्रायंगल से एक 5 नंबर का सवाल पूछता है। मेरे को पता है क्या पूछेगा। एक सवाल पूछेगा जिसमें 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा आपको प्रूफ करना होगा एक थ्योरम, और दूसरा उसी थ्योरम की मदद से आपको एक सवाल पूछेगा। ये बीपीटी हो सकता है, ये बाकी के दूसरे थ्योरम्स हो सकते हैं, सिमिलैरिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो सारा प्रैक्टिस में करा दूंगा। तो अब 5 नंबर, अब जो बड़े बड़े सवाल हैं, जैसे मान लो, एक बात बताओ, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बड़ा सवाल नहीं होता है? देखे नहीं हो? अरे तुम देखे होगे, कैसे नहीं देखे होगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो भर भर के बड़ा सवाल है। ये तो जेडब्ल्यू का चैप्टर है,
11वीं 12वीं में भी पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, पर क्या फायदा उसको करके? आज तक कभी नहीं पूछा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। देख लो 5 नंबर का एक सवाल नहीं पूछा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पूछता पता है? 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर मतलब 4 छोटे छोटे सवाल एक एक नंबर के। तो बेटा ये वाला पूरा रिसर्च से पढ़ाई होगी इस चैनल पर, और इसीलिए मैंने बोला बेटा मेरे मैथमेटिक्स का सेशन ना आम सेशनों के जैसा नहीं होगा कि मैं आ गया 2 घंटा पढ़ा रहा हूं, 4 घंटा पढ़ा रहा हूं। नहीं यार, क्या करूंगा 2 घंटा 4 घंटा पढ़ा के? मेरे को पता है तुम 1 घंटे में पास कर जाओगे। पास छोड़ो, मेरे को पता है तुम 1 घंटे में 90% नंबर ले आओगे। तो मैं तुमको 3 घंटा और रख के क्या राम कहानी बताऊंगा? नहीं ना, राम कहानी बताने के लिए फिर कभी बैठेंगे, दिल से दिल की बात कर लेंगे, है ना। मेरे को पता है तुम्हारा समय बहुत कीमती है। मेरे को एक बात पता है कि तुम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी तेज भाग रहे हो। जिस उम्र में तुम बैठे हो ये उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम 30 35 40 साल के सियाने इंसान हो। तुम छोटे से बालक हो जिसके सपने बड़े सारे हैं, और इन सारे सपनों को पूरा करना है। माँ बाप की उन उम्मीदों का बोझ भी है। समय कम है तो मैं तुम्हारा समय लेकर समय जायर तो नहीं करूंगा। कम समय में अगर कम मेहनत में हो सकता है तो मैं वो इंसान हूं और बनूंगा हमेशा जो मुक्त कंठ से यह बात कहेगा कि बेटा तुम्हारा सक्सेस कम मेहनत में भी हो जाएगा। मैं उन सारे लोगों को चैलेंज करने के लिए तैयार हूं जो ये कहते हैं बहुत मेहनत करो तभी जाके सक्सेस मिलेगा। नहीं यार, सही मेहनत करो सक्सेस मिल जाएगा। अब वो मेहनत कम होगा या ज्यादा होगा वो तुम्हारे उस सक्सेस के पैरामीटर पे और जो सही मेहनत है, जो दिशा है, उस दिशा पे निर्भर कर जाएगा। मैं जो दिशा बता रहा हूं इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, सिंपल तरीके से तुम लेकर आओगे। और ये हर जगह का मेरे पास बना हुआ है, सारे चैप्टर का, सर्कल का बना हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सोचो 3-3 सवाल आते हैं एमसीक्यू के। ट्रिग्नोमेट्री जो तुमको बहुत डर लगता है, इसमें आइडेंटिटीज है, 3-3 सवाल आएंगे एमसीक्यू के। और देखो देखो जरा, 2 नंबर का सवाल, 3 नंबर का, कोई 5 नंबर का सवाल कभी पूछा नहीं गया है। 3 नंबर वाला जो सवाल होता है वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि 3 नंबर वाले सवाल में प्रूफ करना होता है, और ये प्रूफ करने में बच्चा हमेशा फंसता है। तो ये वाला सवाल अगर मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि तुम 3 नंबर का सवाल छोड़ दोगे तो भी 3 ही नंबर का सवाल छूटेगा। ट्रिग्नोमेट्री से इतना डरना ही क्यों? क्योंकि जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले सवाल हैं वो तो तुम हर हाल में करके आओगे। मैं आंख बंद करके गारंटी ले लूंगा, आंख बंद करके। तो भाई ये अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं डर आएगा, क्योंकि ये सवाल भी मतलब ये टॉपिक भी करने लायक है, डुएबल है। क्लियर है? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ाई कैसे करनी है बताओ भाई। तो पढ़ाई बहुत तरीके हैं, मैं तुमको बताऊंगा। सबसे पहला तो सिंपल तरीका यह है कि 3 हिस्सों में बांट लो सारे चैप्टर्स को, या 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा इजी होता है। तो इजी कौन कौन चैप्टर है? रियल नंबर इजी है, तुमको हो सकता है टफ लग रहा हो क्योंकि प्रूफ करना हो, परंतु इजी है। पॉलिनोमियल इजी है, स्टैटिस्टिक्स इजी है और प्रोबेबिलिटी इजी है। ये दोनों किसी को इजी नहीं लगता है, पर मैं वापस से बता रहा हूं कि मैं बनाऊंगा भी इजी, और ये एक्चुअली में इजी है। ठीक है, बस 3 ही चीज पूछता है, 3 ही चीज पूछेगा पूरे एग्जाम पेपर में, और कुछ पूछेगा ही नहीं कभी। ठीक है, ट्रायंगल को मैं इजी में रखा हूं पर्सनली मुझे लगता है, पर 90% बच्चा ट्रायंगल को टफ में रखता है, मुझे पता है ये बात। और मैंने ये चैलेंज लिया है कि तुमको ट्रायंगल इजीएस्ट लगेगा, इजी नहीं इजीएस्ट। तुम बोलोगे रियल नंबर भी टफ है, ट्रायंगल आसान है, सच बता रहा हूं, ऐसा बोलोगे। आगे बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंसेस ये आसान ही है, ज्यादा कठिन नहीं है। हाँ, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो कठिन है। ठीक है, मीडियम लेवल पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बच्चा यहां पर तो काफी भाषा से परेशान होता है। क्वाड्रेटिक मीडियम में है एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल। ये बच्चा मेजॉरिटी 90% बच्चा ट्रिग्नोमेट्री को डिफिकल्ट में रखता है। देखो डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ तरीके से पढ़ लोगे तो आसान ही है। मॉडरेट में इसलिए मैंने रखा है, तरीके से थोड़ा पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको एकदम ही हलवा बना दोगे, वो नहीं हो पाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये कई सारे बच्चे इसको मॉडरेट में भी रखते हैं। मैंने इधर इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर 90% बच्चों का सिली मिस्टेक बहुत होता है, क्योंकि यहां पर क्या है ना, बड़े यूनिट्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, उनमें बहुत ध्यान देना होता है। फॉर्मूले तो बड़े आसान है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां प्रूफ करने में हालत टाइट होती है, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है वो यही है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम में कैलकुलेशन बड़े हैवी होते हैं, इसलिए बच्चा परेशान रहता है। तो ये 3 हिस्सों में तुमने बांट लिया। अब ये जो दोनों हैं इनमें समय ज्यादा लगेगा, प्रैक्टिस ज्यादा आपको चाहिए होगा, इसमें आपको आसानी से हो जाएगा। तो मैंने वही बताया कि आपका जो समय भी ज्यादा लग रहा है वो मैं डेटा और रिसर्च की मदद से आपका समय कम करूंगा। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद अब करें तो करें क्या, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, मोटा मोटी 1.5 महीना बच रहा है। 1.5 महीना 2 महीना ये मान लो, तो 2 महीना बचा है, 1.5 ही महीने मानते हैं। अब 1.5-2 महीने में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि भैया सारे के सारे इजी चैप्टर्स आप जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी यहां पर, और कंप्लीट ऑल मीडियम चैप्टर्स ये भी आप खुद से कर सकते हैं। डिफिकल्ट चैप्टर्स में मैं आपकी मदद भी करूंगा। तो वन शॉट देखिएगा, मैं इस चैनल पे वन शॉट लाने वाला हूं बहुत सारे, तो आप वन शॉट देखिएगा, उससे आपको एकदम मक्खन क्लियर हो जाएगा। एंड देन
क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक्स में मेरा उद्देश्य यही होगा कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के ये दिखाऊं कि देखो इस टाइप के सवाल आ रहे हैं और तुम इस टाइप के सवाल कर लो, बस इतने से हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन बैंक आप खुद से भी सॉल्व कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी मैं तो इस चैनल पे कराऊंगा ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एवरी संडे एक फुल सैंपल पेपर जरूर दीजिए, इससे टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाओगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड देन फोकस ऑन डायग्राम्स एंड यूनिट्स, क्योंकि ये वाली चीज ना एग्जाम में तुम्हें ही करनी होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यार डायग्राम, अब मैथमेटिक्स में डायग्राम तो होते नहीं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स में भी नहीं, केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सब में होता है यूनिट्स। अब तुम गलत कर दिए फिजिक्स में तो सब मामला खराब है। तो ओवरऑल नंबर लाने के लिए आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा, ठीक है। फाइनली मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू जितना दे सकते हो जनवरी के टाइम पे, जनवरी फरवरी में, क्योंकि जितना ज्यादा दोगे मॉक टेस्ट उतना टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा और सवाल सीखोगे भी, ठीक है। एंड फाइनली सैंपल पेपर का एनालिसिस रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्निंग में एक पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और इवनिंग टाइम पे उनके जो भी टॉपिक्स रह गए हैं जो आपसे नहीं बने उन सबका रिवीजन कर लीजिए। एंड नाउ आई एम हियर टू सिंप्लीफाई योर जर्नी एंड हेल्प यू कॉन्कर दिस परफेक्ट 100/100। और यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में सेशन में कही थी कि भाई तुमको एंड होते होते मैं विश्वास दिला दूंगा। और यही चीज मेरे को, ये जो डेटा है ना, इसी डेटा पे मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि बेटा तुम बैठो मेरे साथ, मैं पढ़ाऊंगा। लिटरली तुम किसी भी लेवल पे हो, तुमको अभी एग्जाम में ना स्कूल में अगर 50% नंबर भी आ रहा है ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुमको 95+ पहुंचा दूंगा। मैं इतना गारंटीड हूं। बस तुम मेरे साथ रोज बैठो, जितने सेशंस ले रहा हूं वो सारे सेशन तुमको अटेंड करने हैं, एक भी नहीं छोड़ो। मैं और हर एक सेशन में, ऐसा नहीं कि पूरा सारा सेशन खत्म हो जाए तब तुमको रिजल्ट दिखेगा। अरे हर एक सेशन के बाद तुमको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उस चैप्टर का एक सवाल नहीं छूटेगा तुमसे, एक सवाल नहीं छूटेगा, गारंटी बता रहा हूं, ठीक है। इसीलिए कॉन्फिडेंटली लिखा था कि बेटा तुमको 100/100 दिला दूंगा। 4-5 नंबर इधर उधर इसलिए भी बोल रहा हूं कि भाई अब मैं भी भगवान नहीं हूं, 4-5 नंबर तुम भी सिली मिस्टेक कर सकते हो सकता है 2-4 सवाल तुमसे छूट जाए, कोई बात नहीं, परंतु 90-95 से ऊपर आएंगे। क्लियर बात, समझ गए। और जब देखो ये बच्चों के कमेंट्स हैं, जिन जिन बच्चों को पढ़ाया हूं ना, यूट्यूब पे लिखे हुए हैं सारे कमेंट्स, तो उन बच्चों को इनफैक्ट जब पहले पढ़ा, मतलब बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, तो उन सालों के सारे कमेंट्स देखो। और ये सारे बच्चे, माय फेवरेट टीचर हर्षप्रेम सर सिंस लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन क्लास 10, 6 साल पहले लिखा बच्चा, 6 साल पुराना, देख रहे हो। आई वाज इन क्लास 10 एंड हेल्प मी गेट कॉन्फिडेंट इन मैथ्स एंड सिक्योर्ड 95। आज ये बच्चा कॉलेज वॉलेज करके सब निकल चुका होगा, 6 साल पुरानी बात है। तो ऐसे बड़े सारे कमेंट है। हर्ष प्रेम सर माय फेवरेट, आई एम ग्लैड दैट ही टीचर्स क्लास 11, टॉट मी इन क्लास 10 टीचर। तो मैं 10वीं 11वीं 12वीं तीनों पढ़ाता हूँ, बच्चे को जेडब्ल्यू तक भी पहुंचाता हूँ। बहुत सारे बच्चे जेडब्ल्यू में गए हैं, ओलंपियाड्स में गए हैं। तो ये फीडबैक से आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि यू आर इन सेफ हैंड्स नाउ एंड डोंट गेट वरीड। तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है मैं कभी नहीं पूछूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा बेसिक्स कमजोर है कि अच्छा है। आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा जो भी जैसा था अभी सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो 10वीं का एग्जामिनेशन साथ मिलकर फोड़ेंगे। अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, भाई बंधुओं को ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि बहुतों को पता नहीं है कि मैं 10वीं पढ़ा रहा हूं। तो ये थोड़ी आपकी जिम्मेदारी होगी। और कहते हैं ना, दूसरों का कर भला तो हो भला, तो दूसरों का थोड़ा भला कीजिए, ऊपर वाला भी आपके साथ भला करेगा। तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके सामने आने वाला है और बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।